वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे विद्यापति और इसी के साथ साथ आप देखेंगे गोरखनाथ और अमीर खुसरो, इन तीनों के जीवन परिचय और इनकी रचनाएं, साहित्यिक परिचय, इन सभी को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आज के वीडियो के अंतर्गत जो भी कवि आपके पाठ्यक्रम में आदि काल से संबंध रखते हैं अर्थात वीर गाथा काल से संबंधित हैं, उन कवियों के जीवन परिचय और उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या उनकी समस्त रचनाओं को या फिर ऐसी रचनाएं जो कि प्रमाणित है उनकी, उन रचनाओं को बताने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत किया जाएगा। तो मान करके चलिए कि इसी प्रकार से और भी जैसे कि जो भक्ति काल है उसके जो 4 कवि आपके पाठ्यक्रम में है, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर दास, सूरदास और तुलसीदास, एक वीडियो में इन चारों के एक प्रकार से व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताने का प्रयास, और उसके बाद में जो है आगे जो ऐसे रीतिकाल के जो 3 कवि हैं उनके बारे में, फिर इसके बाद में आधुनिक काल में जो है छायावाद के भारतेंदु के जो भी शामिल होंगे उनको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब कि कम से कम तो 5-6 दिनों के अंतर्गत आपकी सारी की सारी जो है ये जो महासंग्राम वीडियो थी अर्थात जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय से संबंधित ये जो महासंग्राम वीडियो है, इसको हमने सोचा कि जैसे कि सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सभी कवियों को समाहित कर दिया जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उतना ज़्यादा ऊर्जा भी नहीं रह जाती है। जब बड़ी क्लास ली जाए तो उसमें जब टीचर ऊर्जान्वित नहीं रह जाता है, क्रियाशील हो जाता है उस समय, तो उस जो है क्रियाशीलता में पढ़ने में एक प्रकार से आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए हमने सोचा कि जो है टाइम का विखंडन कर दिया जाए अर्थात समय का विखंडन करके आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को एक जो है वीडियो में समझाने का प्रयास, मतलब कि थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास। इसी श्रृंखला में हम आज बात करते हैं जीवन एवं साहित्यिक परिचय महासंग्राम का यह पहला वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आदिकाल के 3 महाशेरों के बारे में, महाकवियों के बारे में, जिनका नाम है विद्यापति, गोरखनाथ और अमीर खुसरो। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है यह। तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे, और यही आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी परीक्षा के समय में लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट बना हुआ है आपके लिए, लगातार जो है बीए से संबंधित नंबर 1 चैनल आपका शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ बना है, और लगातार इसी प्रकार से आपका प्यार दुलार बना रहा तो ऐसा ही जो है आपको प्रतिक्रिया मिलती रहेगी। तो ये आपका प्यार का प्रतिफल है जो हमारे द्वारा या आपके सहयोग से जो है हमारे द्वारा निकल रहा है, और आपको मैं सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। आपका सहयोग मेरा सहयोग, और इसी को मिला करके एक चैनल जो है चल रहा है धीरे धीरे। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य। और आपको बता दूं जैसे गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा इस समय चल रही है और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय की परीक्षा होने वाली है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डीडीयू, सीसीएसयू, जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, और जो है सीएसजीएम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसी प्रकार से जो है महात्मा गांधी काशी जो है विद्यापीठ है, या इसी प्रकार से जो भी बिहार की विश्वविद्यालय, राजस्थान या अन्य विश्वविद्यालय जो भी सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, आगरा विश्वविद्यालय, मतलब जो भी विश्वविद्यालय हैं, मतलब सभी से रिलेटेड है यह वीडियो, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कोई भी विश्वविद्यालय है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो है डीडीयू में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है 40 प्रश्न, और लिखित 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें से 3 करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे लिखित पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, दोनों तरीके का डाटा आप यहाँ पर पाने का प्रयास करेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर हमने दे दिया, उसको देख लेंगे। लिखित का मॉडल पेपर भी दिया है, उसको लगभग 1,30,000 सब्सक्राइब मतलब कि लोगों ने उसको अभी तक देखा है मेरे हिसाब से, और भी बढ़ ही रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को प्यार दुलार दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार विद्यापति से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं एग्जाम्स में, उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके जीवन वृत्त को समझेंगे कि आखिरकार इनका जीवन वृत्त के, जीवन वृत्त माने होता है जीवन, माने जीवन, वृत्त माने होता है वृतांत, अर्थात उनके जीवन के बारे में जो बातें बताई जाती हैं उन्हीं को जीवन वृत्त कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल है और मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हमेशा से स्वागत करता हूं, और इस सेशन में भी स्वागत कर रहा हूं। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो महाकवि की उपाधि मिली है भाई, महाकवि। महाकवि विद्यापति का जन्म मिथिला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिथिला में। कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
तो ये समझने का प्रयास करेंगे। तो ये वही मिथिला नगरिया में जन्म लिए थे जहाँ पर माता सीता का एक प्रकार से क्या हुआ था, जन्म हुआ था। माता सीता कहाँ थी, मिथिला की ही थी। तो जन्म मिथिला में हुआ था। वर्तमान में बिहार राज्य में मिथिला पड़ता है और दरभंगा जिले के अंतर्गत बिस्पी नामक एक ग्राम है। वहीं पर बिस्पी नामक ग्राम में जो है विद्यापति जी का जन्म हुआ था। विद्यापति जिस टोले में रहते, टोला माने होता है जैसे कि मोहल्ला, छोटा सा मोहल्ले को टोला कहते हैं गांव में। तो टोला जैसे कहते नहीं कि हाँ मुरावन टोला हो गई, या इसी प्रकार से अहिरन टोला, शुक्लन टोला, इसी प्रकार से। तो ये एक प्रकार से टोला जो होता है, टोला माने कि जैसे कि किसी जाति विशेष का सूचक करके जो है थोड़े से जाति विशेष, जैसे 10-12 लोग घर हैं मौर्या के, 10-12 घर मान लेते जो है गुप्ता के हैं, 10-12 घर यादव के हैं, ठीक, 10-12 घर जो है ब्राह्मण के हैं, 10-12 घर क्षत्रिय के हैं। तो इनका जो है टोला, सड़क के इधर उधर, तो वही टोला होता था। तो विद्यापति जिस टोले में रहते थे उसे गढ़ बिस्पी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गढ़ बिस्पी। बिस्पी ग्राम था लेकिन उसमें जो टोला था इनका गढ़ बिस्पी था। ओके, ध्यान रखेंगे, कहकर पुकारा जाता था। जैसे कि कोई गांव होता है तो गांव में जो है जब प्रधानी का चुनाव होता है तो उसमें आप देखते हैं छोटे छोटे पुरवा भी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो एक गढ़ बिस्पी, एक जो है बिस्पी, तो ये था, मतलब कि छोटे छोटे जो पुरवा होते हैं उन्हीं को टोला बोला जाता था। और जात खास करके जाति विशेष को लेकर के जब बोला जाता तो उसी टोला बोला जाता, ठीक। तो आज यह ग्राम जो है उत्तर पूर्वी रेलवे जो है कमतौल के समीप स्थित है। कहा जाता है कि इस ग्राम में विद्यापति के पूर्वजों का भी निवास रहा। वंश परंपरा से विद्यापति ने भी यहाँ पर अपना पर्याप्त जीवन यापन किया है। और यह गांव जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बात की जाए तो बाद में यह गांव जो है महाराज शिव सिंह ने अपने राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर विद्यापति को प्रदान कर दिया था। इसकी पुष्टि 2 आधारों पर की गई है। पहला आधार हम समझते हैं और फिर दूसरा आधार की ओर हम चलेंगे। पहला आधार ये है कि लक्ष्मण संवत जो है 263 में श्रावण सुदी सप्तमी, मतलब श्रावण शुक्ला जो है शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, गुरुवार का दिन था। उसी दिन एक प्रशस्ति पत्र में मिलता है कि जो ताम्र जो है अर्थात तांबा का है, जो पत्र जो मिला है वो तांबा का है, जिसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि महाराज शिव सिंह ने अभिनव जयदेव महाराज के पंडित ठाकुर विद्यापति को यह बिस्पी नामक ग्राम जो था वो प्रदान किया था। तो ये बात जो है पहले में बताई गई यहाँ पर। दूसरी तथ्य इसका ये है कि दूसरी ओर निम्नलिखित पद भी इस कथन की पुष्टि करते हैं कि हाँ जो है महाराज शिव सिंह ने जो है ठाकुर विद्यापति जी को ये ग्राम जो था, बिस्पी जो गाँव था, इनको जो है क्या दिया था, जो है दान दिया था। तो कहने का मतलब ये है, चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ी सी पंक्ति है कि पंच गौड़ाधिप, क्या, पंच गौड़ाधिप शिवा सिंध भूप और कृपा करी लेल निज पास, बिस्पी ग्राम दान कैल मोही रहा इल राजस निधान। तो मतलब राजा ने इनको ये जो है गांव दान दे दिया था, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे समझते हैं। तो इस ग्राम में मेरे भाई क्या हुआ, इस ग्राम में विद्यापति रहे और उनके कई वंशज भी इसी गांव में, मतलब कि इसी गांव में रहते थे। किंतु 1257 फसली वर्ष में अंग्रेजी सरकार ने इस दानपत्र को जाली सिद्ध कर दिया। जाली माने होता है नकली सिद्ध कर दिया और यह ग्राम अपने अधीन कर लिया। परिणाम स्वरूप विद्यापति के वंशज इस गांव को छोड़ करके मधुमती के समीपस्थ, मतलब उसके मधुवती के समीप जो है, समीपस्थ माने होता है लगभग समीप ही समीप, सौराष्ट्र नामक स्थान पर रहने लगते हैं। तो उसके बाद में तो ये था इनका थोड़ा सा जीवन के बारे में। वंश परंपरा देख लेते हैं भाई कि किस वंश थे, कि मतलब कि किस वंश थे, सॉरी वंश परंपरा बोल दिया हमने ना, वंश और परिवार। तो वंश क्या था भाई और परिवार क्या था, इसको समझ लेते थोड़ा सा। तो विद्यापति का जन्म मिथिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहीं कहीं पर ठाकुर लिखा मिलेगा लेकिन ये ठाकुर नहीं थे, ब्राह्मण थे। पंडित ठाकुर आगे लगा मिलेगा, ठीक है, पंडित ठाकुर विद्यापति, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो विद्यापति का जन्म मिथिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रायः सभी मतलब पूर्वज विद्वान थे इनके और उन्हें राज्य जो है सम्मान भी प्राप्त था। विद्यापति की पूर्वजों के विषय में इतना अवश्य जो है ज्ञात हुआ है कि उनके वंशज विष्णु ठाकुर थे। कैसे ठाकुर थे भाई, विष्णु ठाकुर थे, जिन्हें बीजी पुरुष भी कहा जा सकता है। डॉक्टर उमेश मिश्रा, खगेंद्र नाथ हुआ,
डॉक्टर विपिन बिहारी मजूमदार ने जो इनका वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है, यद्यपि उसमें परस्पर कुछ अंतर है, परंतु सभी की मान्यता यही है कि विद्यापति गणपति के सुपुत्र थे। किसके सुपुत्र थे? गणपति के। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विद्यापति जी के पिताजी का क्या नाम था? तो गणपति नाम था। उनके सभी पूर्वज विद्वान थे, जिन्होंने विभिन्न ग्रंथों की रचना करी थी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं थोड़ा सा। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, भाई बहनें जुड़ रही हैं, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए, तो खास करके यहाँ पर देखेंगे वे विद्यापति जी किसी न किसी रूप में तत्कालीन राजाओं के प्रमुख कर्मचारियों के रूप में कार्य करते रहे, और मिथिला के मतलब कि जो इनके पूर्वज लोग थे, कहने का मतलब ये है जो है विद्यापति जी के पूर्वज लोग थे, वो किसी न किसी रूप में तत्कालीन राजाओं के प्रमुख कर्मचारी के रूप में कार्य करते रहे और मिथिला के प्रशासन में सहयोग प्रदान करते रहे। विद्यापति जी का विवाह जो हुआ था चंदल देवी के साथ हुआ था। चंदल देवी या फिर उन्हीं को चंपा देवी के नाम से भी पुकारा जाता है कहीं कहीं पर। तो चंपा देवी या फिर चंदल देवी, दोनों में से आप कोई भी जो है नाम देखेंगे तो वही लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में यही सब प्रश्न पूछता है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, जन्म कब हुआ था, पिता का क्या नाम था, किस गाँव में जन्म हुआ था, तो ये सब पूछता है। विद्यापति के कितने पुत्र थे भाई? तो विद्यापति जी के 3 पुत्र थे। ये पहले का नाम था वाचस्पति, दूसरे का नाम था हरपति, तीसरे का नाम है भाई नरपति। ओके, ये 3 पुत्र हैं किसके? विद्यापति जी के। तथा जो है दुलही नाम की एक पुत्री इनकी थी। तो कुल मिलाकर के 4 संतानें, और जो है 3 भाई थे उनमें, और एक जो है बहना थी, दुलही उनका नाम था। तो दुलही नाम की एक पुत्री थी जिसका नाम विद्यापति की पदावली में अनेक बार जो है प्रयोग में आया है। विद्यापति के 2 पुत्रों मतलब वाचस्पति और नरपति के विषय में तो आज भी कुछ ज्ञात नहीं है, परंतु हरपति ठाकुर के विषय में यह कहा जाता है कि वे संस्कृत के विद्वान थे। उनके द्वारा प्रणीत जो है मतलब कि दैवज्ञ बांधव नामक ज्योतिष मतलब कि जो है ज्योतिष ग्रंथ आज भी उपलब्ध माना जाता है। और यह कहा भी जाता है मेरे भाई कि उन्होंने मैथिल भाषा में भी कुछ पद लिखे थे। मैथिल कवि लोचन ने विद्यापति की पुत्रवधू चंद्रकला का भी उल्लेख किया है, मतलब उनकी पत्नी जो थी चंद्रकला, उनका भी उल्लेख किया है, तथा एक विदुषी के रूप में उनकी प्रशंसा की है। मतलब विदुषी माने होता है कि जो विद्वान, जैसे कि जो है बड़ा है, जैसे कि पुरुष है कोई तो पुरुष को विद्वान कहा जाता है, लेकिन जो स्त्रियां होती हैं उनको विदुषी कहा जाता है। कहने का मतलब कि विद्वान, जिसको आप बोल सकते हैं कि विद्वान भी प्रवीण जो है विद्वान। किस धर्म के थे भाई, किस संप्रदाय के थे विद्यापति जी, इसको थोड़ा जान लेते हैं। धर्म एवं संप्रदाय, विद्यापति मिथिला निवासी थे, मतलब मिथिला जो है नगर में इनका जन्म हुआ था। उनके समय में मिथिला में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे। विभिन्न मतावलंबियों, मतलब मत अवलंबी माने होता है कि विभिन्न अलग अलग मत को मानने वाले लोग थे। अपने अपने धर्म की लोग उपासना करते थे। परस्पर में किसी का विरोध नहीं था कि जो है इस धर्म को मारें, उस धर्म को निकालें, या फिर जो है एक धर्म दूसरे धर्म से घृणा करे, ऐसा कोई जो है उस समय नहीं था। विद्यापति का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे धर्म के प्रति उदार भी थे। धार्मिक कट्टरता के पक्षधर न होकर के तत्कालीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित थे। विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहने के कारण उन्होंने अपनी कृतियों में विविध धार्मिक मान्यताओं, विश्वासों व विचारों को प्रस्तुत किया। यही कारण है कि विद्वानों में उनकी धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के विषय में अलग अलग मत जो है मिलते हैं। प्रमुख रूप से 5 इस प्रकार, मतलब कि इनकी रचनाओं की बात की जाए तो जो है इनकी रचनाओं में आप देखेंगे, सॉरी क्या है, तो यही कारण है कि विद्वानों ने उनकी धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के विषय में, तो इनकी धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के विषय में प्रमुख रूप से 5 जो है विषय प्रचलित होते हैं। पहला विषय है आपका कि ये कैसे थे भाई। कुछ लोग मानते हैं कि ये एकेश्वरवाद थे। एकेश्वरवादी माने होता है कि ये एक ईश्वर को मानने वाले थे, ठीक। दूसरा है कि राधा कृष्ण के भक्त वैष्णव थे, अर्थात विष्णु भगवान के पुजारी होते हुए ये राधा और कृष्ण के भी पुजारी थे, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि पंच देवोपासक थे ये, 5 देवताओं की पूजा जो है ये किया करते थे, पंच देवोपासक थे। वहीं जो है एक कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शैव जो है धर्म से शैव जो शाखा है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की जो शैव शाखा है, शैव शाक्त, तो उस शैव जो है धर्म जो मतलब की जो शाखा थी, उस शाखा के एक प्रकार से मानने वाले बताए जाते हैं। कुछ विद्वान उनको शाक्त कहते हैं, ठीक। तो ये जो है कितने भाई 5 प्रकार के जो है इनके धर्म के बारे में जो जानकारी जो है विभिन्न विद्वानों के द्वारा मिलती है। वहीं विद्यापति जी की रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए मेरे भाई,
तो विद्यापति जी की रचना यहाँ पर देखिएगा, विद्यापति संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश के विद्वान थे। तो भाई इनकी जो है किस किस के विद्वान थे? संस्कृत भाषा भी इनको आती थी, प्राकृत भाषा के भी विद्वान थे, अपभ्रंश भाषा के भी विद्वान थे। आप देखेंगे संस्कृत जो भाषा है वो पुरानी सबसे भाषा है, उसके बाद में आती है कौन सी? पाली, उसके बाद में प्रकृत, प्रकृत के बाद से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्टी, अवहट्टी के बाद में हिंदी। अवहट्टी जो है वो अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप गवई वगैरह भाषा में मतलब कि बोला जाता था गाँव वगैरह में। ओके, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो विद्यापति संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश के विद्वान थे। उन्होंने इन सभी भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी थी। यद्यपि वे राजाओं के आश्रय में रह कर के कविता किया करते थे विद्यापति जी, तथा उनकी रचनाएं तत्कालीन आश्रयदाताओं को समर्पित थी। आश्रयदाता माने होता है कि जो राजा जो है कवियों को आश्रय देते थे, अर्थात जिन राजा के यहाँ पर विद्यापति रहते थे उन राजा के लिए लिखते थे, अर्थात जो है आश्रयदाताओं को समर्पित रचनाएं लिखी। परंतु बाद में जो है इन्होंने बहुत समय तक रचनाएँ जो है करते रहे, जो है बाद में बहुत समय तक रचनाएँ करते रहे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला, कुछ ऐसी रचनाएँ जो कि संस्कृत में इन्होंने लिखी हैं, उन रचनाओं को। दूसरा, वे रचनाएँ जो कि अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं विद्यापति जी के द्वारा। तीसरी, वे रचनाएँ जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। आइए बात कर लेते सबसे पहले संस्कृत भाषा की रचनाओं के बारे में कि संस्कृत भाषा में कौन-कौन सी रचनाएँ इन्होंने लिखी। तो संस्कृत भाषा की रचनाएँ देखते हैं। तो संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों की संख्या लगभग 12 जो है मानी जाती है, जो कि निम्नलिखित है। पहली रचना कौन सी भाई? भू परिक्रमा। क्या है भाई? पहली रचना आपकी भू परिक्रमा किसकी? विद्यापति जी की। भू परिक्रमा रचना जो है अभी भी अप्रकाशित है। विद्यापति की यह पहली रचना है। गणेश्वर की मृत्यु के पश्चात जब देव सिंह शत्रु के भय से राज्य को छोड़ करके नैमिषारण्य में रहने लगता है, तभी यह रचना जो है उन्हीं को लक्ष्य करके जो है विद्यापति जी ने लिखी है। इसकी कथा को पौराणिक रूप जो है रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें बलराम की भूमि की परिक्रमा का चित्रण भी किया गया है। विशेष रूप से बात की जाए, विशेष रूप से नैमिषारण्य से मिथिला तक मार्ग में स्थित तभी मतलब कि तभी तीर्थों और नगरों का वर्णन मतलब कि तभी नहीं सभी, तो मार्ग में स्थित सभी, यहाँ पर सभी कर लीजिएगा, सभी तीर्थों और नगरों का वर्णन किया गया है। अतः यह रचना इतिहास और भूगोल दोनों का ज्ञान कराने वाली है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगली रचना इनकी है संस्कृत की परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के बारे में जान लेते हैं भाई। तो परीक्षा गुरु रचना जो है महाराज शिव सिंह के आदेश के द्वारा लिखी गई थी, परंतु तब तक शिव सिंह राजा जो है मतलब कि शिव सिंह राजा नहीं बने थे, इसीलिए उन्हें क्षितिपाल सुनु अर्थात राजा का पुत्र कह करके पुकारा गया है। यह एक नीति ग्रंथ है जिसमें पंचतंत्र के समान रोचक नीति कथाएं भी वर्णित हैं, परंतु इस ग्रंथ की कथाएं महान पुरुषों के जीवन से संबंधित हैं। इसके नैतिक उपदेश युवकों और युवतियों के लिए विशेष रूप से प्रस्तुत हैं। तो ये दूसरी रचना थी कौन? जो है पुरुष परीक्षा। नेक्स्ट है आपकी रचना जो है विद्यापति जी की लिखनावली। लिखनावली रचना की बात की जाए तो ये ग्रंथ जो है लिखनावली राजा पुरादित्य की आज्ञा पाकर के विद्यापति जी ने लिखा था। इसमें जो है अल्प शिक्षितों के लिए मतलब जो कम जानकार थे उनके लिए पत्र लेखन को समझाया गया था और 89 पत्रों के नमूने प्रस्तुत किए गए थे। ये पत्र संस्कृत में है। तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी इनमें जो है प्रकाश डाला गया है। आगे समझते हैं थोड़ा सा। अगला पॉइंट आपका है शैव जो है सर्व स्वसार। जो है अगली रचना है इनकी कौन सी? शैव सर्व स्वसार। जो जो है शैव सर्व स्वसार रचना है, यह रचना महाराजा पदम सिंह की रानी विश्वा देवी के समय में लिखी गई थी। पदम सिंह के कोई पुत्र नहीं था, अतः रानी ने राज्य किया था मतलब कि रानी ने राज्य किया था। तो जो है पदम सिंह के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए रानी ने बाद में चल करके राज किया। इस ग्रंथ के नाम से ही स्पष्ट है कि शिव की पूजा संबंधी विधि विधान का इसमें जो है वर्णन किया गया है। आगे समझते हैं अगला। अगली रचना है भाई विद्यापति जी की कौन सी रचना है? जो है अगली रचना है शैव सर्व स्वसार प्रमाणभूत पुराण संग्रह। ये ग्रंथ जो है शैव सर्व स्वसार पर आधारित है। इसमें पूर्व ग्रंथों के प्रमाणों का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट रचना छठवीं है जो है गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली रचना, यह रचना कवि ने रानी विश्वास देवी की ओर से लिखी गई थी। इसमें गंगा के तट पर कीर्तन, भजन तथा प्राण विसर्जन आदि को ध्यान में रख करके गंगा के महात्म्य को प्रस्तुत किया गया है।
हरिद्वार से लेकर के गंगा सागर तक तट के गंगा मतलब कि तक के तट गंगा तट पर स्थित तीर्थों का वर्णन जो है गंगा वाक्यावली रचना में किया गया है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी रचनाएँ आपको याद करनी है। इनमें से आप लोग बस सुन लीजिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको ज़्यादा। कुछ ही डाटा याद कर लीजिएगा, जैसे कि विद्यापति जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कैसे, ये सब याद कर लीजिएगा। पिताजी का नाम वगैरह कुछ भी याद कर लीजिएगा। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इनकी रचनाओं को ध्यान रखिएगा कि ये बता दीजिएगा इनकी रचनाएँ 3 भाषाओं में। अगर आपको पता है तो रचनाओं को ही सीधे लिख दीजिएगा कि हाँ, ये इनकी ये रचनाएँ हैं। बाकी उसमें जो है ये तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। ओके, चलिए अगली रचना भैया 7वीं रचना इनकी है कि यह कृति राजा जो है नरसिंह दर्प नारायण की आज्ञा से लिखी गई है। इसमें दाय भाव का सुंदर वर्णन है। उत्तराधिकार रूप में इसकी जो है प्रामाणिकता है। विशेष रूप से दामादों में धन विभाजन, स्त्री धन विभाग, अपुत्र धनाधिकार आदि का विवेचन किया गया है। दान वाक्यावली अगली रचना है 8वीं नंबर। महाराज जो है नरसिंह देव की पत्नी महारानी धीरमती की आज्ञा से यह ग्रंथ लिखा गया था। इसमें दान संबंधी विधि विधानों को देश काल व पात्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अगली जो रचना है इनकी दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये सब संस्कृत भाषा की हैं। राजा भैरव सिंह की आज्ञा से यह रचना प्रस्तुत की गई थी। इसमें दुर्गा पूजा पद्धति का जो है सुंदर और सविस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मिथिला में दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यह ग्रंथ 2 भागों में विभाजित था। दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अगली रचना है भाई गया पत्तलक। गया पत्तलक जो रचना है उस रचना में किसी आश्रयदाता का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि दास संबंधी श्राद्ध विधियों का विधान जो है प्रस्तुत किया गया है। अगली रचना है वर्ष कृत्य। कौन सी रचना है? वर्ष कृत्य। इस रचना में एक वर्ष के सभी पर्वों पर प्रकाश डालते हैं विविध देवी देवताओं की पूजा, व्रत, दान आदि नियमों का सुंदर विवेचन मिलता है। अगली रचना है मणिमंजरी। ये मणिमंजरी जो है यह एक नाटिका है। इसमें प्रमुख रूप से राजा चंद्रसेन व जो है मणिमंजरी की कथा है। यह नायिका प्रधान रचना है। ओके, इस प्रकार विद्यापति ने 12 ग्रंथों का प्रणयन संस्कृत भाषा में किया। उस समय भी संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा बनकर रह गई थी। जन सामान्य इस भाषा का ज्ञाता नहीं था। तभी विद्यापति को आभास हुआ कि उसकी रचनाएं सरस नहीं है। सरस माने होता है कि रस के साथ, जो कि इसमें रस हो, लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगे पढ़ने में, सुनने में। तो उनको लगा कि जो है विद्यापति को कि जो है हमारी रचनाएं जो कैसी हैं, सरस नहीं है। अतः उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर अवहट्ट जो है भाषा में रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी। तो अवहट्ट भाषा की इनकी कौन कौन सी रचनाएं उसको समझ लेते हैं। तो अवहट्ट भाषा में उनकी 2 रचनाएं मुख्य रूप से फेमस हैं। पहली है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, तो ये सब रचना किसकी है? ये रचना है जो है अवहट्ट की रचना, अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं विद्यापति जी के द्वारा। तो कीर्ति लता जो रचना है इसकी थोड़ा सा हम जो है व्याख्या करते हैं कि आखिरकार कीर्ति लता रचना में क्या बातें मेंशन की गई हैं। तो कीर्ति लता में महाराज कीर्ति सिंह का जो है यशोगान जो किया गया है। साथ ही साथ इस ऐतिहासिक तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि कीर्ति सिंह के पिता गणेश्वर को जो है असलान नामक किसी यवन ने छल कपट से मारकर मिथिला पर अपना अधिकार कर लिया था। कीर्ति सिंह ने जौनपुर के सुल्तान की सहायता से प्रतु जो है वध का बदला लिया और अलसान को युद्ध में मार करके मिथिला का राज्य जो क्या कर दिया, प्राप्त कर लिया था। तो इस प्रकार से कीर्ति लता में उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। और अगली रचना है इनकी जो है अवहट्ट की, वो है कीर्ति पताका। तो कीर्ति पताका जो रचना है, ये ग्रंथ महाराज जो है शिव सिंह जो थे उन्हीं की प्रशंसा में लिखा गया था। इसमें विशेष रूप से महाराजा शिव सिंह के युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की अवहट्ट के अतिरिक्त संस्कृत के श्लोकों का भी समावेश किया गया है। कहीं कहीं पर गयात्मक भावों की अभिव्यक्ति भी हुई है। और अगली है विद्यापति की 2 रचनाएं जो है अवहट्ट भाषा में प्राप्त होती हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मैथिली जो है भाषा की कुछ रचनाएं जो कि बढ़िया हैं। तो मैथिली भाषा में विद्यापति के पद मिलते हैं जिनका संग्रह समय समय पर किया गया है। यद्यपि इनकी संख्या लगभग 900 है, फिर भी इसमें जो है पाठांतर प्राप्त होता है।
यह पद विभिन्न कालखंड में लिखे गए इन्हीं जो है पदों के आधार पर विद्यापति महिमा मंडित है। इनमें एक ओर पांडित प्रदर्शन है तो दूसरी ओर जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी दिखाई पड़ती है। ओके, इतनी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर हम विद्यापति जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसको हमने आपको बता दिया। तो अब आपको कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि जो इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जैसे कि राधा की वंदना, उसकी व्याख्या हमने कर दी है। कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम, इन दोनों की भी व्याख्या आपके चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो ही चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोरखनाथ के बारे में। वैसे विद्यापति का जो एक प्रकार से जो है क्या हुआ था भाई, विद्यापति के जन्म के संबंध में तो मतभेद है, लेकिन मृत्यु कब हुई थी ये एग्जाम से प्रश्न बन सकता है। तो विद्यापति का जो है निधन कब हुआ था भाई, एग्जाम से प्रश्न पूछे क्या बताएंगे, तो बताइएगा 1450 ईस्वी में विद्यापति जी का जो है विद्यापति जी की क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए गोरखनाथ जी के बारे में हम समझ लेते हैं कि गोरखनाथ जी से जो है उनके जो है जीवन परिचय को हम समझते पाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और गोरखनाथ जी के बारे में समझते हैं। गोरखनाथ जी के बारे में हम समझते हैं भाई, गोरखनाथ जी से कैसे कैसे जो है एग्जाम से प्रश्न बनने को लेकर के हमने तो पहले ही बता दिया है। हालांकि यहाँ पर समझेंगे जीवन परिचय के बारे में इनके। तो गोरखनाथ जी के जन्म काल और स्थान कुल के विषय में विद्वानों में क्या है, बड़ा ही मतभेद है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ को 9वीं शताब्दी में 9वीं शती के में वर्तमान मानते हैं, मतलब कि वर्तमान मानते हैं, मतलब कि 9वीं शताब्दी में इनका जन्म मानते हैं। और राहुल शंकरत्यान ने इनका जन्म जो है 845 ईस्वी में स्वीकार किया है। जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़वाल ने इन्हें 11वीं शती का जो है मानते हैं। और वहीं आचार्य शुक्ला जी की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने उन्हें 13वीं शताब्दी में उत्पन्न मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ला जी के मत से सहमत हैं और नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य जो है लिखा था। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किंतु उनके मत का अधिक प्रचार प्रसार पंजाब तथा राजस्थान में हुआ। ओके, गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र जो है सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के क्या थे भाई, शिष्य थे। तो आपसे एग्जाम से में ये प्रश्न जरूर पूछता ऑब्जेक्टिव वालों कि ये गोरखनाथ जो थे वो किसके शिष्य थे, तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। बाद में उन्होंने सिद्धों के भोग विलास का विरोध करते हुए अपने गुरु का उद्धार भी किया और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा नाथों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 9 होती है। इसमें नाथों कितने कौन कौन से नाथ हैं, गोरखनाथ हो गए, नागार्जुन हो गए, जड़ भरत हैं, सत्यनाथ हैं, हरिश्चंद्र हैं, चटरपट मतलब कि चरपट नाथ हैं, जालंधर नाथ हैं, भीमनाथ हैं और जो है मलयार्जुन हैं। ये 9 लोग जो हैं वो नाथ संप्रदाय में, ये मतलब कि 9 नाथ जो हैं उन्हीं को जो है क्या कहा था भाई, नाथ। ठीक, तो इसमें गोरखनाथ जो है इम्पोर्टेंट है। आगे समझते हैं नाथ संप्रदाय की बात की है। नाथ संप्रदाय के अनुसार कर्म कांड जो है व्यर्थ है। कर्म कांड जो अर्थात जो कर्म का कांड होता है, जो पुरोहिती वगैरह जो पंडित लोग कथा वगैरह सुनाते हैं या फिर जो भी कुछ है, ये सब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो कर्म कांड वगैरह होता है उन जो है ये नाथ संप्रदाय मानता है कि कर्म कांड जो है व्यर्थ है। और गुरु महिमा जो है इसमें ठीक है, बढ़िया गुरु महिमा खूब करो, इंद्रिय निग्रह करो, प्राण साधना, वैराग्य जो है मना साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि पर बल, इन सभी पर ज़्यादा बल दिया गया है और कर्मकांड को व्यर्थ माना गया है। गोरखनाथ ने साधना के लिए गुरु को आवश्यक बताया है। गुरु ही मन के विकारों को जीत करके अंजन अर्थात अंजन माने विकार होता है, अंजन अर्थात विकार के भीतर निरंजन अर्थात विकारहीन शिष्य को मतलब विकारहीन शिव को जो है प्राप्त करने की शिक्षा देता है। आप देखते होंगे एक जो है मूवी में कहता है नहीं, कभी कभी आप देखे होंगे गोरखनाथ वाली वैष्णो माता की कोई जो है मूवी थी, उसमें है अलख निरंजन, कहता नहीं कि अलख निरंजन अलख निरंजन। जो है एक प्रकार से अलख निरंजन जो होता है, तो निरंजन माने क्या होता है, निरंजन माने होता है कि जो है विकारहीन शिव को अलख मतलब कि उनको निरंजन कहा जाता है।
ठीक, तो ध्यान रखेंगे, वही बात यहाँ पर कह रहा है। गोरखनाथ ने हठ योग का भाई गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के जो है सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य तथा ठा का अर्थ होता है चंद्र। इन दोनों के योग से बनता है क्या? हठ योग। ओके, तो हा मतलब क्या है भाई? सूर्य, और ठा माने होता है चंद्र। तो चंद्र और सूर्य जो है वो हठ मिलकर बनते हैं। इसमें हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन शुद्ध करके शून्य की समाधि लगाता है और वही ब्रह्म से साक्षात्कार करता है। यह 60 चक्रों वाला जो योग मार्ग है, हिंदी साहित्य में गोरखनाथ द्वारा चलाया गया है। आपसे पूछेगा कि हिंदी 60 चक्रों का मार्ग जो है योग मार्ग किसके द्वारा चलाया गया? तो गोरखनाथ के द्वारा चलाया गया। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त जो है विकार के साधन पर भी विकृत नहीं होता है। यहाँ पर एक पंक्ति है जो संदर्भ में कहते हैं कि 9 लख पातरी आगे नाचें और पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेलें तब यंतरी बसे भंडारा। तो ये जो है इसके संबंध में बातें हैं कि 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेलें तब यंतर बसे भंडारा। ओके, इनकी रचनाओं को समझ लेते थोड़ा सा। रचनाएं जो है इनकी कृतित्व, गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है भाई? 40 मानी जाती है। किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उनकी रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से संकलित और संपादित भी किया है। संकलित माने होता है उनकी रचनाएं जो थी फुटकर रचना उनको इकट्ठा किया है, और संपादित माने मतलब उसको एक पुस्तक में करा संकलन माने, और संपादित माने उस पुस्तक का संपादन करवाया किसने? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। और उनकी रचनाओं की संख्या 14 स्वीकार करी है। तो 14 रचनाएं कौन कौन सी है भाई? उनको समझ लेते हैं भाई। 14 रचनाएं कौन कौन सी है? पहली रचना इनकी सबदी, दूसरी है पद, तीसरी प्राण, चौथी संकली, पांचवी है आपकी शिष्या दर्शन, और आपकी छठवीं है नर जो है वैबोध, और सातवीं है आ भय मात्रा जोग, और आपकी सातवीं रचना है आत्मबोध, आठवीं रचना है 15 तिथि, नौवीं है सप्तवार, 10वीं है जो है मछिंद्र गोरख बोध, और 10वीं है रोमावली, और 11वीं है ज्ञान तिलक, 12वीं है ज्ञान चौतीसा, और 13वीं है पंचमात्र। 13वीं नहीं 14वीं है, थोड़ा सा इसमें गिनने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 कैसे आ गई? 1 मिनट रुकिएगा। 1 2 3 4, उसके बाद में 5, सॉरी सबदी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 रचनाएं जो हैं इनकी हैं, जो कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने अपने जो है गोरखबानी नाम से एक पुस्तक छापी है। उस पुस्तक में ये 14 रचनाएं जो है वो संकलित है सीरियल से। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और वैसे तो रचना इनकी 40 मानी जाती है, लेकिन जो है स्वीकार करी गोरखनाथ की रचना गोरखबानी में पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने, वो 14 ही करी है। आगे बात कर लेते हैं अमीर खुसरो जी के बारे में थोड़ा सा। अमीर खुसरो के बारे में समझते हैं। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता था। हिंदू का मतलब ये जो एक प्रकार से तूतीय हिंद ठीक कहा जाता था इनको, ठीक है, या जो है हिंदा मतलब कि तोता, भारत का तोता। ठीक, जीवन परिचय समझते हैं भाई अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो का जन्म 12 मतलब कि 115 ईस्वी में एटा जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। पटियाली नाम का गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था भाई? तो अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो खड़ी बोली का मतलब खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो आपसे पूछेगा हिंदी भाषा का पहला कवि, मतलब हिंदी भाषा का मतलब खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। ओके, इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान और पतन देखा। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न बच सकता है कि कौन सा ऐसा जो है कवि है जिसने 11 सुल्तान मतलब दिल्ली के 11 सुल्तानों को मतलब का उत्थान और पतन दोनों देखा है? तो अमीर खुसरो हैं, जिनमें से 7 सुल्तानों की सेवा में स्वयं वो संलग्न रहे। कहा जाता है कि वे बड़े ही विनोदी और सहृदय के स्वभाव के थे। कौन? ये जो है अमीर खुसरो। ये जनजीवन के साथ घुल मिल करके काव्य रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो की माँ बलबन के सेनापति इमादुल मुल्क की पुत्री थी। इनके पिता की मृत्यु असमय में हो गई। इसीलिए जो है इनकी जो इनकी शिक्षा दीक्षा है इनके नाना की देखरेख में हुई।
खुसरो ने किशोरावस्था में काव्य रचना आरंभ कर दी थी। युवावस्था में आते आते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए और खुसरो एक जिंदा दिल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ के रूप में भी है और ये सितार एवं तबला के आविष्कारक हैं। खुसरो चिश्ती संप्रदाय के सूफी साधक निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि गोरी सोवे सेज पर कि मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपणे रैण भई चहुदेस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। जब इनके गुरु जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब ये दोहा जो है इनकी मुखार बिंदु से निकलता है। उन्हीं को एक प्रकार से जो है भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए अमीर खुसरो जी कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले के, जिस प्रकार से कोई स्त्री, ऐसा मानो लग रहा है कि कोई स्त्री जो है वो मुख पर जो है अपने केसों को डाले हुए काले काले और सो रही हो, इस प्रकार से जो है चल घर खुसरो आपने रैन भई चहुदेश। मेरे जो है गुरु जो है जब जो है उनकी भी मृत्यु हो गई और वो मतलब कि जीवन में कहने का मतलब है कुछ रखा नहीं है और जो है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। अब कहीं पर कोई चीज़ उजाला नहीं है और अब जो है चलने की बारी है, तो अब तैयारी बना लो, ऐसा जो है यहाँ पर कहने का मतलब ये है। हालांकि इसकी व्याख्या वगैरह सभी हमने ऑलरेडी आपके चैनल पर करवा दी है, तो आप लोगों को पता ही होगा उसको। आगे समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने खुसरो की मृत्यु का समय बताया कितना, 1324 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये उन्होंने बताया। आगे समझते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। रचनाएं देखते हैं। कृतित्व तो अमीर खुसरो की रचनाएं जो है, अमीर खुसरो अरबी, फारसी, हिंदी के उच्च कोटि के विद्वान थे। तुर्की और संस्कृत भाषा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। आदिकाल में जो है खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, जिसमें 20-21 भी ही अब उपलब्ध हैं। उनमें जो है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, ढकोसला, गज़ल आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने फारसी से अधिक हिंदी भाषा में लिखा है तथा फारसी और हिंदी का सम्मिश्रण कर भाषा संबंधी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न भी किया है। इनकी रचनाओं में मुख्यतः 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मिलता है। पहेलियों, मुकरियों तथा दो सखनों में ब्रज भाषा से प्रभावित खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है तथा गीतों, दोहों, ब्रज भाषा और गजलों, शेरों में हिंदी मिश्रित फारसी का भी प्रयोग होता है। इनकी रचनाओं में कुछ उदाहरण जो है प्रस्तुत हैं, जैसे कि कुछ पहेलियाँ इनकी देखते हैं। पहेलियाँ क्या है कि एक थाल जो है मोती से भरा, सबके सिर पर आधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। ये जो है आसमान जो है, आकाश जो है, उसी को कहते हैं। खिस्सा है एक प्रकार से, बचपन में आप लोगों के आपके दादा दादी खिस्सा बुझाते रहे होंगे, तो वही खिस्सा है कि एक थाल बताओ कि एक थाल जो है मोती से भरा हुआ है, सबके सिर पर आधा धारा, सबके सिर पर जो है आधा धारा मतलब कि पूरा नहीं रखा, वैसे लटका हुआ है। चारों ओर तो वह थाली फिरे, चारों तरफ वो थाली फिर रही है। कौन? आकाश जो है या फिर जो चंद्रमा है या फिर जो तारे हैं वो अलग अलग स्थान पर जाते हैं। मोती उनमें से एक न गिरे, मतलब थाल कहीं इधर उधर भी होता है लेकिन उनमें से मोती जो है एक भी नहीं गिरता, तो वो क्या है? आकाश ही है। आगे समझते हैं। अगली जो है कुछ पंक्तियां हैं। जो पंक्ति है जो है यहाँ पर देखेंगे कि एक नार ने अचरज किया। पंक्ति है भाई, एक नार ने अचरज किया। नार माने होता है एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। ये क्या है? दिया और बाती है। अगला है अर्थ को इसका बूझेगा, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण है जो है इसको मतलब शीशा। ओके। अगली मुकरियाँ इनकी कुछ हैं, जैसे कि मुकरियों में फेमस है कि नित्य मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत हैं, फसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन ना सखी चंदा। ओके, ये मुकरियाँ हैं इनकी। सखुने कैसे होते थे? सखुने देखेंगे कि जो है पान क्यों जो है सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, तो ये बताएं फेरा न था। तो जब पान क्यों सड़ा भाई? क्योंकि फेरा न था, पान में फेरा नहीं लगा था, इसीलिए पान सड़ गया। घोड़ा क्यों अड़ा? चूंकि उसके पास भी फेरा नहीं था। तो ये कहने का मतलब। अगला है गधा क्यों उदासा और पथिक क्यों बासा, तो चूंकि लोटा नहीं था इसलिए गधा उदास था और पथिक प्यासा था। ओके, आगे बढ़ते। ढकोसला इनका एक सुनिए, बड़ा ही प्यारा ढकोसला है कि खीर पकाई जतन से, मतलब खीर तो हमने खूब जतन से पका ली,
खीर पकाई जतन से और चरखा दिया चलाए, और आया कुत्ता खा गया अब तू बैठी ढोल बजाए। ये इनका एक ढकोसला है। आगे है गज़ल, इनकी कुछ है गज़ल देख लेते हैं। लाज शर्म सब छीनी ओ मुँह से नैना मिलाई के, ये रचना हमने आपको पहले भी बताई होगी। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, ये जो है लाज शर्म सब छीनी ओ मुँह से नैना मिलाई के, ये इनकी गज़ल है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो खुसरो ने हिंदी फारसी के मेल में भी गज़लें लिखी हैं। जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बमाए बतिया, किताबे हिता न दारम ए जा लेहु न लेहु काहे लगाए छतिया। तो आगे समझते हैं। खुसरो जो थे भाई, खुसरो के काव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। उनके द्वारा लिखी गई साफ सुथरी भाषा जैसा मतलब जैसा सुंदर प्रयोग आदिकाल में अन्य कोई कवि नहीं कर सका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कहते हैं कि खुसरो जो थे, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में उनके काव्य में मिलती है। ओके, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार खुसरो का काव्य मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उबर कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। पहेलियों, मुकरियों और मतलब शकुनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। खुसरो प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ मर्मज्ञ संगीतज्ञ भी थे, और द्रुपद के जो है स्थान पर कौल या फिर कव्वाली बनाकर इन्होंने बहुत से नए राग भी बनाए थे जो अब तक भी प्रचलित हैं। इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तान का तूता कहा है। क्यों कि चाज मन तूतिये हिंदुम आर रास्त पुरसी जेमन हिंदुई पुरुष तानाजी गोयम। ओके, इसका मतलब ये है कि अर्थात मैं हिंदुस्तानी की तूती मतलब हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत जो है बातें बता सकूँ। ये कह रहा है कवि, जो है कहवाने का प्रयास कर रहा है। आगे हैं इतिहासकार मतलब इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी जो है प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ओके, खुसरो को महाकवि या फिर कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। शिक्षा शास्त्र की जल्द ही वीडियो आपके समक्ष ये आएगी। इस वीडियो को भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, शिक्षा शास्त्र की। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुला रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।